थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन इसको जो एक्सपेंशन है वो एक्स और बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा अपने पास है, बीटा की वैल्यू जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ी जाएगी बीटा की लेंथ बढ़ती जाएगी, ऊपर होगा तो ऊपर प्लस बीटा आ जाएगा। तो अपन यहाँ साइन थीटा और आर की वैल्यू को चेंज करते हैं, डीएल की वैल्यू को चेंज करते हैं। मतलब यहाँ एल है तो अपने पास डीएक्स आ जाएगा, ये डीएक्स आ जाएगा। उस ट्राइंगल से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो मतलब कोस बीटा लिख सकते हैं। एंगल में दिख रहा है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या अपन इसको थीटा में चेंज कर दें, एक्स को भी इंटीग्रेशन में। देखो एक्स इज इक्वल टू, यदि अपन ए बीटा के टर्म में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाए कि टेन बीटा, तो आएगा एक्स अपॉन ए, तो मतलब है एक्स बराबर ए टेन बीटा, तो dx बराबर a सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा। ठीक है, तो कंप्लीट बीटा में चेंज करते हैं एक्स वाली क्वांटिटी को भी, तो यहां पर x की जगह a टेन स्क्वायर बीटा लिख दें, तो ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो सेक स्क्वायर बीटा बच जाएगा। तो मतलब dx की वैल्यू बीटा के टर्म में, r की वैल्यू बीटा के टर्म में और साइन थीटा की वैल्यू इन बीटा के टर्म में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड B, बीटा अलग है, बीटा अपना कोई एंगल है और V मैग्नेटिक फील्ड सिंबल कोई अपने पास नोटेशन है, तो इस सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। dv is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dx की जगह लिखें a सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा, साइन थीटा की जगह कोस बीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा। कंप्लीट वैल्यू रख दी अपन। सेक स्क्वायर से ए से पावर कैंसिल हो गई, तो म्यू नॉट आई 4 पाई ए बच गया और कोस बीटा डी बीटा, ये डी बी एट पॉइंट बी के ऊपर इंटीग्रेशन। अब बीटा की वैल्यू उस पूरे संपूर्ण की इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक का है, तो अपन एंगल को यहाँ 0 से लेकर 5 तक, मतलब यदि अपन लेवल मान लें 0 से पाई कंप्लीट है, यहाँ अपन इस एंगल को बीटा बराबर 0 मान लें कि बीटा बराबर 0 है, तो इन यहाँ माइनस बीटा 1 से लेकर प्लस बीटा 2, या अपन यहाँ एंगल जो कोई अपन यू ले लें यहाँ, तो इसकी वैल्यू को अपन बीटा 1 को माइनस ले लें, अपर वाली को अपन क्या ले लें प्लस बीटा 2 ले लें। मान हो सकता है सिमेट्रिक रूप से नहीं है वायर,
नीचे ज़्यादा लॉन्ग का है, ऊपर कम लॉन्ग है, तो अपन बस वो पॉइंट ऑप्शन पॉइंट के बेसिस पर डिपेंड करती है। लेकिन इनफाइनाइट लॉन्ग का है तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है कि बीटा 1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ 90 माइनस 90, और यहाँ बीटा 2 इज 90 डिग्री इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए। तो अभी मैं इंटीग्रेशन कंप्लीट बी माइनस बीटा 1 से लेकर प्लस बीटा 2 म्यू नोट आई 4 पाई ए कोस बीटा डी बीटा, म्यू नोट आई 4 पाई ए कोस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन बीटा और लिमिट माइनस बीटा 1 से प्लस बीटा 2, तो लिखा जा सकता है म्यू नोट आई 4 पाई ए साइन बीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन बीटा 1। यह एक्सप्रेशन आ गया एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण किसी ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर जिसका एंड्स ओरिएंटेशन माइनस बीटा 1 से प्लस बीटा 2 तक है। लेकिन अब वो लॉन्ग स्ट्रैंग इनफाइनाइट है, कि wire long tends to infinity, then beta 1 beta 2 both are 90 and magnetic field V is equal to म्यू नॉट आई 1 प्लस 1 2 से कैंसिल हो 2 पाई ए, और यदि फाइनाइट लेंथ का हो तो अपन उसको ये बीटा 1 बीटा 2 कैलकुलेट करके ये फार्मूला तो ये यूज करना है, उसकी लेंथ के बेसिस पर अपन बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो वायर एक फाइनाइट लेंथ का है, अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां है P, जो फिक्स दिया जाएगा मान लो कि ए डिस्टेंस पर, जो इसके एक सिरे से L1 डिस्टेंस पर है, तो दूसरा डिस्टेंस L माइनस L1 पर है। तो क्या करेंगे, एक तो ये एंगल निकालना है बीटा 1, माइनस तो अपन वैल्यू पहले इंक्लूड कर चुके हैं, और एक ये एंगल निकालना है, इसको बीटा 2 कहते हैं। तो ये साइड्स पता है, बीच डिस्टेंस है, तो अपन tan बीटा 1 इक्वल टू क्या जाएगा, L माइनस L1 अपॉन ए, तो फिर साइन बीटा 1 निकालें, tan बीटा 2 इक्वल टू L1 अपॉन ए, और फिर साइन के अंदर फॉर्म वैल्यू निकाल के अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या डायरेक्ट साइन की वैल्यू निकाल तो हाइपोटेन्यूज काउंट कर लेंगे। डायरेक्शन यदि अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग द अपवर्ड, तो राइट हैंड फ्लो के या प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, यदि करंट डाउनवर्ड है तो आउटसाइड होगी।
ये हो गया अपने पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाय बायो-सावर्त लॉ। भाई सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकालना यूजिंग द, इसमें एम्पियर लॉ यूज करके, जैसे अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसमें फाइनाइट करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो अपने एक छोटा सा एलिमेंट आईडीएल ले लें इस पर, जहाँ डीएल 2πr है, इसकी रेडियस अपन मान लें कितनी, इज आर। आर रेडियस है, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो अपन छोटे से मतलब आईडीएल के कारण इसके अंदर क्या कर लें, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेजर कर लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें पूरे लूप पर, जहां रेडियस हमेशा सर्किट फ्रेम पर 90 एंगल पर होती है। तो बायो-सावर्त लॉ के अंदर साइन थीटा आता है वो ऑलवेज के लिए 1 होगा। जैसे मैं यहां पर कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करूं ड्यू टू दिस एलिमेंट आइडियल, आइडियल के अकॉर्डिंग करें तो क्या आएगा, dB इजकल टू म्यू नॉट आई आईडीएल साइन थीटा 1 4π r स्क्वायर, रेडियस आर में है। तो अपन यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो क्लोज लूप, अपना जो करंट लूप है वो क्लोज है सी, इस पर डीबी का इंटीग्रेशन कर दो। तो डीबी में बाहर क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 4π r स्क्वायर, रेडियस भी फिक्स है, क्लोज डीएल। अब एक सर्कुलर लूप है तो करंट टोटल इंटीग्रेशन इज दैट 2πr, तो इसका मतलब क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप यूजिंग द बायो-सावर्त लॉ। सोलेनोइडल के अंदर अपन एम्पियर लॉ, बायो-सावर्त का जो इंटीग्रेशन फॉर्म अप्लाई करके उसको अपन वैल्यू में फाइंड कर सकते हैं। ये बायो-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन का एक जनरल फॉर्म था। अब अपन जो स्पेशल केस ले रहे हैं जिसके अंदर अपन बायो-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे, वो है लोकलाइज करंट से पहले मैं एक स्पेशली एग्जाम लेते हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेइंग द फाइनाइट प्लेन बट वी फाइंड ए स्पेशली एनी पॉइंट r थीटा फाई। बस फर्क इतना है कि अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई फिक्स नहीं, वो अपना कोई प्लेन में या सेंटर पर नहीं, अपन उस सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पहले निकालेंगे, वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर
करंट लूप, भले लोकलाइज करंट है एक, लेकिन स्पेशली फॉर्म में दे दिया सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन किसी भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी टाइप की सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन उसका पहले स्केलर पोटेंशियल फाई फाइंड आउट करते हैं और उस फाई से सभी इंफॉर्मेशन अबाउट टू सिस्टम रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिमिलरली इन द मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी अपन क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और फिर वेक्टर पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर देंगे। वी नो द रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर पोटेंशियल कर्ल ऑफ ए, रिलेशन होता है। तो अपन पहले ए फाइंड आउट कर लेंगे, जहां ए का फॉर्मूला अपने पास गिवन है, क्या ए इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट 4 जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश d3 एक्स डैश, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी वन का एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट। तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करके पहले वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर पोटेंशियल से फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स डैश एक जनरल कोऑर्डिनेट है, मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड या अदर टाइप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई रो फाई जेड्स। तो मतलब स्पेरिकली पूरी सिस्टम में सर्कुलर करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन केवल स्पेरिकली कोऑर्डिनेट में करेंगे, ठीक, लेकिन जनरल फॉर्मूला यही यूज करना है। तो अब अपनी प्रॉब्लम एज्यूम करते हैं पहले, और प्रॉब्लम एज्यूम करके इस फॉर्मूले को यूज करके पहले ए फाइंड आउट कर लेंगे इंटीग्रेशन करके, और बाद में अपन वी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम अपने पास है जिसका अपन ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट देखते हैं। ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्सिस है, ये मान लेते हैं। एक करंट लूप है जो लेइंग इन द एक्स वाई प्लेन, सर्कुलर फॉर्म में जो सेंटर O है और उसकी रेडियस मान लें कि A है, जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट आई फ्लो हो रही है ऐसे ऊपर अपर लेवल के बेसिस पर एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर करंट लूप है लेइंग इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब जेड बराबर 0 प्लेन पर है। ये पहले अपने इसी सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली अरेंज कर लिया इस टाइप से कि अपना सॉल्यूशन इजी सिंप्लीफाइड हो। तो अपने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज्यूम कर लिया ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग द करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज इज लेइंग एट जेड बराबर 0 प्लेन या इन एक्स वाई प्लेन ऑफ इट सेंटर एट ओरिजिन। उसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर। ये भी अपन एज्यूम कर लिया, ठीक है। पहला कंसिडरेशन तो ये ले लिया। अपन अपना कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे लेते हैं, यहां ले लिया मैंने P, और वो मान ले कि मैं एक्स जेड प्लेन में ले लिया। वैसे कोई सी भी कहीं पे स्पेस हो सकता है, लेकिन आपने सिंप्लीफाइड प्लेन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एक्स जेड प्लेन में ले लिया। एक्स जेड प्लेन में लेने से मतलब क्या हो गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट है आर थीटा फाई, वैसे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं कोई पॉइंट के 3 डायमेंशन में स्फेरिकल फॉर्म में, आर थीटा और फाई। तो एक्स जेड प्लेन से जो इसका प्लेन एंगल बनाता है उसको फाई एंगल कहते हैं। तो यहाँ फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब
आर थीटा और फाई 3 कोऑर्डिनेट ले लिए अपने। तो आर थीटा 0 कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहां पर अपन को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा के टर्म में। तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा पहले एलिमेंट मानो यहां, ठीक है, जिसको अपन डीएल फॉर्म में आईडीएल जो करंट एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पर रेडियस ये तो पता है कि ए है अपनी, लेकिन इस कोऑर्डिनेट से इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट अपन को पता है, ये कितना है, आर है। तो ये क्या जाएगा, ये ए है, ये आर है, तो ये आर माइनस ए आ गया। मतलब उस छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किया है लूप पर। यहां करंट ओनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सर्कुलर करंट लूप इन दिस प्लेन एक्स वाई, और अपना पॉइंट है एक्जेक्ट प्लेन में, तो वहां से उसकी डिस्टेंस r माइनस ए हो गई। r इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो ओरिजिन से डिस्टेंस है, और उस लूप जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का अपने पास रेडियस a पर है, तो अपने पास यहाँ a रेडियस में नोट कर। ये तो अपना प्लेन दिखाने के लिए कि अपने प्रॉब्लम कंसीडर की, अभी क्या कंसीडर किया है कि अपने पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कहाँ एग्जिस्ट है, एक्स वाई प्लेन में है, और उस एक्स वाई प्लेन के अंदर अपने पास उसका सेंटर है वो ओरिजिन पर है। उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो देखिए अपन ओरिजिन पर ए रेडियस के सर्कुलर करंट लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल नोट कर लिया, जो अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपने एग्जैक्ट प्लेन में आर थीटा 0 पर एज्यूम किया है, उससे डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली आर माइनस ए डिनोट कर दी। ठीक है, अब ए पर वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट कर। तो अपनों पहले करंट डेंसिटी आई चाहिए, जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, ऑब्जर्वेशन वाले को विदाउट प्राइम आर थीटा फाई, और जो सोर्स कंपोनेंट होता है उस पर आर डेस थीटा डेस फाई डेस। तो आर डेस तो क्या है, ए है, ठीक है। फाई यहां से कोई ना कोई एंगल बनेगा इसका, फाई डेस होगा वो। ठीक, दूसरा थीटा डैश जेट एक्सिस से एंगल होता है, तो एक्स वाई प्लेन में जेट एक्सिस से ऑलवेज एंगल इसका 90 होगा। ठीक है, तो आर थीटा फाई, आर डेस ए है, फाई डेस कोई फाइनाइट है जिसको अपन सर्कुलेशन पूरे लूप के लिए 0 से 2 पाई तक होगा, और अपन ने जेट कंपोनेंट एज्यूम कर लिया। पहले डायग्राम बना लिया। अब देखिए करंट डेंसिटी J is defined at current element DL। इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो अपन इसके लिए पहले मैं करंट डेंसिटी डिफाइंड करता हूं इन कोऑर्डिनेट्स क्रम में। करंट डेंसिटी G, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आर थीटा 5 में। तो आर की रेडियस, आर की डायरेक्शन होती है आर के रेडियस के अकॉर्डिंग, थीटा की होती है जेट एक्सिस से एंगल ऐसे यू टाइप में, और फाई डेस की डायरेक्शन होती है सर्क्यू प्राइम टेंजेंशियल, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में टेंजेंशियल। तो मैं करंट अपनी डेंसिटी कितना है, फाई कंपोनेंट है अपना, और फाई डायरेक्शन में है, ये बता रहा है। जैसे यूं कर लो, यहाँ टेंजेंशियल लाइन खींचें तो इधर J फाई है, मतलब
लेकिन जे फाइव कितना होगा, देखो ए है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहते हैं अपन, ठीक है, तो ए रेडियस पर है ये से, लेकिन डेराक डेल्टा आर डैश माइनस ए है, मतलब केवल डिफाइंड है आर डैश बराबर ए हो तो ही। दूसरा फाइव डैश के रेस्पेक्ट में देखो डेराक डेल्टा कोस थीटा डैश, इसको मैं साइन थीटा डैश की, थीटा डैश की वैल्यू इसके लिए 90 है, तो डेराक डेल्टा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन तभी वैलिड होगा जब कोस थीटा डैश 0 होगा, तो 90 पर कोस थीटा डैश 0 होता है, तो उस पर साइन थीटा डैश क्या जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो अपने पास इस आई को मतलब करंट इंटेंसिटी जे को एक डेराक डेल्टा फंक्शन नोटेशन में डिफाइन कर दिया कि देखो ये जे फाइव, तो ये बता रहा है कि इस जो लूप अपन ने कंसिडर किया है उसमें करंट डेंसिटी अलोंग टू द पाथ ऑफ लूप है और पाथ ऑफ लूप डायरेक्शन फाइव डायरेक्शन है, तो जे फाइव कंपोनेंट आ गया। वहां के लिए थीटा डैश 90 है, इसलिए इसको अपन इस फॉर्म में लिख लिया, साइन थीटा डैश डेल्टा कोस थीटा डैश, इसकी वैल्यू 1 ही होगी एक्स वाई लूप के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ा। आई अपॉन ए करंट डेंसिटी के फॉर्म में, लेकिन पूरा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन जीरो, अपने पूरा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन देखें इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ कंडीशन है कि आई अपॉन ए रेडियस का है इसकी विड्थ, लेकिन आर डैश बराबर माइनस ए पर ही वैलिड है, तो अपने पास एक करंट डेंसिटी जे फाइव का कंपोनेंट आ गया। लेकिन अभी इस जे फाइव का कंपोनेंट भी, तो ये सर्कुलर जो लूप है उसमें कुछ पॉइंट पर, जैसे यहाँ दो कंपोनेंट में डिवाइड करें इसको, यहाँ कितना एंगल बनाएगा फाइव, जे फाइव कंपोनेंट, तो इसका ये कंपोनेंट तो पीछे लूप मतलब यहाँ इसका मतलब ऊपर नहीं पीछे की साइड में जे फाइव साइन फाइव होगा, और एक लूप इधर होगा जे फाइव कोस फाइव कंपोनेंट। तो ऐसे अपन हाफ लूप में पीछे वाले की देखें तो अपन इस नेगेटिव एक्सिस के ऊपर वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और अपने पास क्वाड्रेट पार्ट का, जैसे इस क्वाड्रेट पार्ट का इस आगे वाले क्वाड्रेट पार्ट का नेगेटिव जेड एक्सिस में आएगा। तो अपने पास यदि अपन डायमेट्रिकली कंपोनेंट की बात करें, डायमेट्रिकली कंपोनेंट की बात करें, तो अपन करंट डेंसिटी को अपन दो कंपोनेंट में लिखें, और उन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है वो अपने लिए वैलिड होगा, केवल ओनली कौन सा कंपोनेंट अपने लिए यहां पर कोस फाइव डैश का, पहले डैश तो नोट कर दें, यहाँ कंपोनेंट मतलब एंगल फाइव डैश है अपना, फाइव नहीं, फाइव तो वहां लेते हैं जो जीरो है, फाइव डैश पर। तो जो अपने पास जो साइन फाइव वाले कंपोनेंट है, कुछ जैसे क्वाड्रेट पार्ट में फाइव डैश की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस की ओर आई है, तो आधा पार्ट पॉजिटिव एक्सिस की ओर आ जाएगा। तो उस एक्जेक्ट प्लेन के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्जेक्ट प्लेन, और इस एक्जेक्ट प्लेन के रेस्पेक्ट में जो एक्जेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है करंट का, वो ही कंट्रीब्यूट होगा, जो उसके पैरेलल कंपोनेंट है वो उसके मैग्नेटाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो मतलब जे फाइव साइन फाइव एक्जेक्ट प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, जबकि जे फाइव कोस फाइव परपेंडिकुलर होगा। तो ये अपन कंप्लीट जे में अपन मैं ऐसे लिख दूं कि वेक्टर में अपन लिखें J इजकल टू माइनस जे फाइव साइन फाइव डैश आई केफ प्लस जे फाइव कोस फाइव डैश जे केफ। ठीक है, यहाँ पर अपन इस इंटीग्रेशन में जे वैल्यू पर फाइंड वैल्यू रखो,
देखो सबसे पहले dr एलिमेंट को क्या करो, dr एलिमेंट को पहले d3 वॉल्यूम एलिमेंट और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर होता है। तो प्राइम कोऑर्डिनेट में r डैश स्क्वायर साइन थीटा डैश और साइन थीटा डैश डी फाई डैश डी आर डैश। इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट d3x डैश बराबर r डैश स्क्वायर साइन थीटा डैश डी आर डैश डी थीटा डैश डी फाई डैश, जो कि यह और निकाल लें। x माइनस एक्स डैश का मतलब यहाँ अपने पास r माइनस ए का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जो r में a में यदि एंगल पता हो अपन को r और a का, कि अपना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो r a के साथ में कितने एंगल पर है, तो अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं r माइनस ए का r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r कोस फाई। तो दो कोऑर्डिनेट r r डैश के बीच में एंगल कोस फाई साइन फाई वाले में अपन नोट करते हैं। लिखिए तो मैं देखो यहाँ पर अपन एक वैल्यू j की वैल्यू आ गई, जिसमें कंट्रीब्यूट पार्ट कौन सा होगा, केवल कोस फाई डैश का। डी क्यू डैश का x का मान भी आ गया, ठीक है, j का मान भी आ गया। x माइनस एक्स डैश को r माइनस ए लिख लेंगे अभी, ठीक है, बाद में उसका एंगल के फॉर्म में। तो अपन r थीटा फाई में ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर दिस आउट प्रॉब्लम कंसिडरेशन। तो A पॉइंट P पॉइंट के ऊपर वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला, A r थीटा, क्यों फाई तो इंडिपेंडेंट है अभी अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन से जे में कि अपन यहाँ फाई डैश बराबर 0x कौन से प्लेन के लिए, एक्जेड प्लेन पर कंट्रीब्यूशन टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर जे फाई कोस फाई डैश d3 का यह r डैश का स्क्वायर साइन थीटा डैश डी आर डैश डी थीटा डैश और डी फाई डैश दे देते हैं, ठीक है। और क्या बच गया, r माइनस आर डैश कम है, ठीक है। तो अपन जे फाई की वैल्यू ये रही प्रॉब्लम के लिए, ये वैल्यू यहां रखेंगे। आर माइनस आर डैश को ए माइनस बी के होल स्क्वायर से मैग्नीट्यूड, लेकिन आर में ए के बीच में जो एंगल है वो 3 डायमेंशनली एंगल कोस साइड, जिसे अपन आर और आर डैश में 3 डायमेंशनली दो रेडियस होते हैं, तो इसके बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको कोस साई की याद आ रही होगी। मैंने बताया था कि दो वेक्टर हो r और r डैश, इनके बीच में 3 डायमेंशन एंगल फाइंड आउट करना हो। प्लेन में, एक ही प्लेन में होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप प्लेन में है,
तो इस कंडीशन में देखो इनके बीच में जो एंगल है वो ले सकते हैं अपन कोस साई इक्वल टू कोस थीटा डैश प्लस या साइन थीटा डैश आई केप जे केप के केप, तो कोस्टा डैश, तो के केप के बीच का डॉट आ गया, ठीक। और अंदर वाले आई केप और जे केप में साइन थीटा तो कोस फाई माइनस फाई डैश माइनस साइन थीटा डैश कोस फाई माइनस फाई डैश। ये रिलेशन होता है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ थीटा डैश की वैल्यू 90 है, थीटा डैश की वैल्यू कितनी है 90 है, तो ये तो हो गया 0, ये 1, तो साइन थीटा फाई 0 ले रहे हैं अपन, तो कोस फाई डैश आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल में सब्स्टिट्यूट कर दो 2RA साइन थीटा कोस फाई डैश, एंगल आ जाएगा R माइनस R डैश का होल स्क्वायर कर दो और ऊपर अपने पास पूरी वैल्यूज रख दो। मतलब मैं इसके बेसिस पर साई है R डैश में, तो R माइनस R डैश का मैग्नीट्यूड को अपन लिखेंगे A स्क्वायर R स्क्वायर 2RA एंगल कोस फाई। अब अपने लूप के लिए थीटा डैश 90 है तो 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया तो साइन थीटा और कोस फाई डैश का अंडरूट, और जे फाई की वैल्यू वो है ही, तो मैं कंप्लीट लिख लेता हूं वेक्टर AR A थीटा म्यू नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन जे फाई की वैल्यू है, पहले अंदर लिख देता हूं मैं I/A डायराक डेल्टा R डैश A साइन थीटा डैश डिराक डेल्टा कोस थीटा डैश कोस फाई डैश R डैश स्क्वायर साइन थीटा डैश dr डैश d थीटा डैश d फाई डैश, R माइनस ए को R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2RA साइन थीटा कोस फाई डैश की पावर हाफ, ये अपने पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला जिसको अपन को आप सोल्व आउट करके A फाइंड करना है, A फाइंड करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं B फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी प्रॉब्लम क्या थी। अपने पास एक सर्कुलर करंट लूप था, क्या था सर्कुलर करंट लूप, जिसको अपने XY प्लेन में एज्यूम किया है, जिसमें करंट I मानी है इन एंटी क्लॉकवाइज और उसको XY प्लेन में इसकी रेडियस A मानी है, सेंटर ओरिजिन माना है, और अपने यहाँ P पॉइंट को कोई एग्जैक्ट प्लेन में R थीटा 0 पर एज्यूम कर लिया। वो तो वैसे R थीटा फाई है तो अपन कंप्लीटली कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालने के लिए अपने छोटा सा एलिमेंट DL एज्यूम कर लिया सर्क्यू फ्रेम पर, जिसमें करंट केवल टेंजेंशियली ओनली सर्क्यू फ्रेम पर फ्लो हो रही है, अंदर मीडियम में नहीं हो रही है। तो इसके लिए अपन इसकी डायरेक्शन जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी टेंजेंशियल जे फाई डायरेक्शन, तो जे फाई कंपोनेंट होगा इसका, तो वो जे फाई कंपोनेंट होगा तो वेक्टर पोटेंशियल ए बी फाई डायरेक्शन में ही होगा। यहाँ ये भी नोट करता है कि जे की डायरेक्शन जो होगी वही वेक्टर पोटेंशियल ए की डायरेक्शन होती है। तो अपने पास जे फाई को अपन I/A, लेकिन
जैसे अपन करंट अपॉन एरिया लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन पास करंट अपॉन एरिया कि पूरे लूप का क्रॉस सेक्शन विड्थ ये माने, लेकिन करंट केवल आर डैश बराबर ए पर एज्यूम है, तो अपने आई अपॉन ए डेराक डेल्टा आर डैश माइनस ए, मतलब आर डैश बराबर ए होगा तभी वैलिड होगा। थीटा डैश वैसे 90 पर वैलिड है, तो सर्कुलर फ्रेम को एक्स वाई प्लेन पर थीटा डैश 90 तभी ये वैलिड होगा, इसके मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो J5 को अपने रेस्टिगेटेड कर दिया डेराक डेल्टा फंक्शन के टर्म। इस J5 के दो कंपोनेंट बनेंगे, इसे एक्स एक्स को एंगल तो फाइव डैश एंगल पर होगा, एक होगा J5 साइन फाइव डैश में और एक कोस फाइव डैश में। तो ये एक्स एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है, तो फाइव डैश बराबर 0 प्लेन के रेस्पेक्ट में, फाइव डैश बराबर 0 एक्स वाई जेड प्लेन उसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहें, तो साइन वाला कंपोनेंट नॉट कंट्रीब्यूट इन द इंड्यूस वेक्टर पोटेंशियल, उस वेक्टर पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अपन दो कंपोनेंट लिख लिए, लेकिन केवल एक कंपोनेंट ही होगा जो अपन को वेक्टर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन देगा, इसलिए जे कोस फाइव डैश आना है मैंने यहाँ। डायरेक्शन वेक्टर तो पता है अपन को, फाइव कंपोनेंट जे केप डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी जे केप है। ठीक है, दूसरा फिर अपन को क्या निकालना था, इसको इस फॉर्मूले में रखना था, वहां पर जे चाहिए, अपन वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए था, उसको अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव डी आर। आर माइनस ए पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को आर माइनस ए को ट्राइंगल फॉर्मेशन दोनों के बीच की एंगल को अपने कोई साई मान लिया, जो 3 डायमेंशनली एंगल साई पाई का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक्चुअल थीटा डैश इक्वल टू 90 है अपने पास, तो उस केसेस के ऊपर अपन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये निकाल सकते हैं। जब बाद में डेराक डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी में करें तब भी इसकी वैल्यू को अपन थीटा डैश इक्वल टू 90 बाद में पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट लिख दिया, आर माइनस ए लिख दिया, और यहाँ जे की वैल्यू लिख दी, जो वेक्टर का पोटेंशियल का फॉर्मूला था अपने पास। तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन के बाद में अपने पास ए का डायमेंशन आ गया। इसमें डेराक डेल्टा फंक्शंस हैं 2, तो डेराक डेल्टा फंक्शन इंटीग्रेशंस को इसकी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से सोल्व आउट डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जो अभी अपने एक डिराक डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज की थी। जैसे मैं आर डैश के एंगल कौन कौन से इंटीग्रेशन, तो आई ए कांस्टेंट है 12 जाएगा, इसमें आर सेपरेटली इंटीग्रेशन करें तो आर डैश वाले इंटीग्रेशन कौन कौन से हैं, तो आर डैश स्क्वायर डेराक डेल्टा आर डैश माइनस ए डी आर डैश, इसके अलावा देखो कोई कुछ है क्या, कहीं नहीं है और आर डैश, तो इसको अपन डेराक डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर लिखना, आर डैश बराबर ए रख दो, फंक्शन में आ जाएगा। दूसरा साइन थीटा डैश इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डैश डेराक डेल्टा कोस थीटा डैश कोस थीटा डैश और अपने पास ही आ जाएगा डी थीटा डैश। तो इसको अपन ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 होने पर ही इसका मान 1 होता है, 0 कहाँ पर होगा, ये 90 पर, तो 90 पर ये 1 हो जाएगा। या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा डैश और माइनस आ जाएगा डेराक डेल्टा कोस थीटा डैश डी कोस थीटा डैश। इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डैश साइन थीटा डैश लिख सकते हैं, लेकिन डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं कि इसका मान केवल कोस थीटा डैश बराबर 1 पर ही इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इस टेक यू 1 की 4 थीटा डैश इज इक्वल टू 90। अब केवल फाइव डैश का इंटीग्रेशन बचा है, 2 इंटीग्रेशन सोल्व हो गए। यहाँ साइन थीटा डैश नहीं है, फाइव डैश है,
कि अपने पास इस एक्सटेंशन के अंदर केवल क्या है, 5 डेज का इंटीग्रेशन रिमेनिंग बचा है जो अपन सोल्व करेंगे। मैं एक बार आप देख लीजिए, आप ये दो इंटीग्रेशन की वैल्यू एक ही ए स्क्वायर इनमें से 1 लिखूंगा। अब इसमें रिमेनिंग क्या बचा है, आर थीटा म्यू नॉट आई तो बाहर है 4 पाई ए इंटीग्रेशन। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर। कोस 5 डैश ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी 5 डैश, ठीक है, और अंडरूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू आर ए साइन थीटा कोस 5 डैश, मतलब ए की पावर ऊपर आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन सोल्व आउट करना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को अपन इस टर्म में सोल्व आउट कर लेंगे तो अपने पास वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इजीली सोल्व है इसको अपन, कोई कुछ फंक्शन जैसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन को 1 की पावर 2 है, आर स्क्वायर माइनस ऊपर ले जाओ, कॉमन ले लेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अलग अलग टर्म का 2 टर्म या 3 टर्म तक अपन इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे तो वेक्टर पोटेंशियल टर्म आ जाएगी। इसके बाद में अपन इसका करल लेके, कंपोनेंट का क्या लेंगे, करल लेके अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना है, कल नेक्स्ट क्लास में इस डेरिवेशन को, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके आगे अपना जो टॉपिक है, एक सर्कुलर करंट लूप के कारण मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड मैग्नेटिक फील्ड वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके सोल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में उतना ही है, ओके, थैंक्स।